वेलकम इन दिस क्लास। आज हम जेनर डायोड और वोल्टा स्थायीकरण का अध्ययन करेंगे। वोल्टा स्थायीकरण की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, जब हम किसी प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करते हैं तो उसमें कुछ उर्मिकाएं रह जाती है। उन उर्मिकाओं को दूर करने के लिए हम फिल्टर परिपथ का उपयोग करते हैं, लेकिन फिल्टर परिपथ के उपयोग के पश्चात भी निविष्ट वोल्टा में या लोड में जो भी कोई भी परिवर्तन हो तो उसके कारण क्या होगा कि निर्गत वोल्टा का मान क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यानी आपको किसी एक डिवाइस पे जैसे फिक्स्ड वोल्टेज चाहिए और उस डिवाइस पे अगर आरोपित वोल्टेज यानी जो आप वोल्टेज प्राप्त कर रहे हो उसका मान जो है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो वह उसकी लाइफ के लिए और उसकी सेफ्टी के लिए क्या है, नुकसानदायक है। तो इसीलिए जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल की बैटरी है, आपके मोबाइल की बैटरी का जो ऑपरेटिंग या चार्जिंग वोल्टेज है वो फिक्स 4.7 वोल्ट है। तो अगर आप उस 4.7 वोल्ट से कम और या 4.7 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज का चार्जर उससे कनेक्ट करोगे या उसकी सप्लाई उसको दोगे तो वह उस बैटरी की लाइफ को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हमें ऐसी वोल्टा को स्टेबल बनाए रखना पड़ता है। तो वोल्टा को स्टेबल बनाए रखने या उसको रेगुलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक विशेष युक्ति का उपयोग करते हैं और वह युक्ति है वोल्टा स्थायीकरण करने वाली युक्ति, जिसका कार्य करता है जेनर डायोड। देखिए, जेनर डायोड क्या है? जेनर डायोड कार्ल जेनर द्वारा खोजा गया एक पक्षपातीकरण की स्थिति में विशेष, ठीक है, भंजन वोल्टा पे कार्य करने वाली डिवाइस है, जिस पर आरोपित आप वोल्टेज जो है उसके मान में परिवर्तित होने पर या लोड के मान में परिवर्तित होने पर जेनर डायोड पर वोल्टा का मान क्या बना रहता है, नियत बना रहता है। तो अगर आप उस जेनर डायोड के समांतर क्रम में कोई भी डिवाइस कनेक्ट करोगे, यानी लोड अगर जेनर डायोड के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होगा तो लोड पर वोल्टा क्या रहेगी, वोल्टा के समांतर क्रम नियम से वही रहेगी जो किस पे है, जेनर डायोड पे। तो ये जेनर डायोड जो है एक वोल्टा स्थायीकरण की युक्ति है। जेनर डायोड का क्या उसकी बनावट है, क्या क्रियाविधि है, इसका हम अध्ययन करते हैं। निर्माता या खोज करता है कार्ल जेनर, और जेनर डायोड का जो सिंबल है वो ये है, यानी जो एन टर्मिनल्स है उनको हम जेड के शेप में थोड़ा मुड़ा हुआ शो करते हैं। ये जेनर डायोड का सिंबल है। यह पक्ष वोल्टा पे कार्य करने वाली युक्ति है, यानी कि जब जेनर डायोड को उपयोग में लेना होगा तो इस पर वोल्टा क्या होगी, हमें रिवर्स बायस में लगानी पड़ेगी। देखिए, जेनर डायोड की जो वर्किंग प्रिंसिपल है वह डायोड के भंजन क्षेत्र या भंजन की स्थिति के लिए बताई जाती है। डायोड में जो भंजन होता है उससे हम सामान्य डायोड के लिए हमें उस भंजन की क्रिया को एवलांच भंजन से समझ सकते हैं, लेकिन जेनर डायोड में जो भंजन होगा उसको हम एक विशेष परिस्थिति क्रिएट की जाती है इसके लिए, जो क्या कहलाता है, जेनर भंजन कहलाता है। भंजन का मतलब है ब्रेकडाउन होना। ब्रेकडाउन किसका? देखिएगा, एवलांच भंजन की प्रक्रिया को हम समझते हैं कि एक पी एन डायोड है, पी और एन क्षेत्र, पी और एन क्षेत्र के मध्य क्या है, अवक्षय परत है। अगर हम इसको पक्षपातीकरण में जोड़ते हैं, मीन्स पी को नेगेटिव और एन को पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, तो पी के जो ये होल होंगे वो इस नेगेटिव टर्मिनल से आकर्षित होंगे, यानी कि ये इस तरफ न गति करने की बजाय इधर ये विस्तृत होंगे या इनकी इधर इकट्ठा होने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से एन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस धन वोल्टा से ये आकर्षित होकर इधर होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है वह पी से एन या एन से पी की ओर गति नहीं करेंगे, जिसके कारण इस परिपथ में धारा नहीं बहेगी। लेकिन देखिए, पी में जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन, इलेक्ट्रॉन है, और एन में जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल है, वो क्या करेंगे, वो इस पक्ष वोल्टा से क्या होंगे, गति करेंगे। इसलिए यहाँ एक बहुत अल्प मान की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब अगर हम इस आरोपित वोल्टा का मान और अधिक बढ़ाएं तो देखिए क्या होगा,
अगर इस आरोपित वोल्टा का मान हम और बढ़ाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो P में है अल्पसंख्यक और जो होल जो M में अल्पसंख्यक, ठीक है, इनकी क्या होगी, गति बढ़ेगी, ठीक है। और इस गति के बढ़ने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं यह अन्य आयनों से क्या करेंगे, टक्कर करेंगे, और टक्कर करने से यह इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो क्या है वो प्रोड्यूस करेंगे, और वो जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा वह क्या होगा, आगे गति करके किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। इस प्रकार क्या होगा कि एक निश्चित वोल्टा के बाद में अगर वोल्टा का मान और अधिक बढ़ाया जाता है तो इन इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा कि यह अनुक्रमानुपाती रूप से क्या करते जाएंगे, नए इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन और नए इलेक्ट्रॉन बनाते जाएंगे। इस प्रकार इस परिपथ में क्या होगी, विद्युत धारा का मान अचानक क्या हो जाएगा, तीव्र गति से बढ़ जाएगा, जो कि हम फर्स्ट वायसीकरण में डायोड का जो सामान्य ग्राफ है वो देखते हैं। ये डायोड में अल्पमान की ये धारा प्रवाहित होती है और भंजन वोल्टा पर अचानक धारा का मान क्या होता है, तीव्र गति से बढ़ जाता है, रिवर्स करंट एंड रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, तो यह जो सामान्य भंजन है जो प्रत्येक डायोड के लिए होता है, यह भंजन क्या होता है, एवलांस भंजन कहलाता है। यह एवलांस भंजन डायोड की प्रकृति पर निर्भर करता है और सामान्यतः यह 5 वोल्ट से अधिक वोल्टा पर होता है। यदि हम बात करें जेनर भंजन की, तो जेनर भंजन की एक जो स्थिति है वह किस प्रकार की जाती है। जेनर भंजन के लिए क्या किया जाता है कि जो डायोड होता है उसमें जो डोपिंग होती है, अशुद्धियों को मिलाना P और N को बनाते समय, जो डोपिंग या जो मादित करना जिसे हम कहते हैं, उनको क्या किया जाता है, उच्च रखा जाता है। ठीक है, इस डोपिंग को उच्च रखने के कारण जब हम रिवर्स वोल्टा अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है N के, जो किस में है, N के चालन बैंड में है बहुसंख्यक, और जो होल जो हैं वो P के किस में होते हैं, संयोजी कक्षा में होते हैं। तो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन N और P के होल जो होते हैं इनके ऊर्जा स्तरों में क्या होता है, काफी अंतर होता है। अगर हम डोपिंग बढ़ा देते हैं और रिवर्स वायसीकरण कर देते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो ये P का संयोजी कक्षक है इसका तल जो है वह बढ़ जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के लिए जो चालन बैंड है इसके लिए चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाधित करने पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसे इलेक्ट्रॉनों के लिए जो चालन ऊर्जा स्तर है उसका स्तर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि P के और N के संयोजी और चालन जो बैंड हैं वो आपस में परस्पर क्या कर जाते हैं, ओवरलैपिंग कर जाते हैं, अतिव्यापन। इस अतिव्यापन से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना प्रारंभ हो जाता है। यह जस्ट लाइक टनल इफेक्ट की तरह यह होता है। तो इस सुरंगन प्रभाव के कारण क्या होगा कि यहाँ पर धारा का मान क्या हो जाएगा, तीव्र गति से बढ़ जाएगा। जेनर भंजन जो होता है वह सामान्य एवलांस भंजन के कंपैरेटिवली कम वोल्टेज पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, रहता रिवर्स बायस ही है लेकिन ये उससे कम वोल्टेज पर प्राप्त किया जा सकता है। तो यह भंजन क्या कहलाता है, जेनर भंजन कहलाता है। ठीक है, और जिस वोल्टेज पर जेनर भंजन होता है वह जेनर वोल्टा कहलाती है। तो किसी भी डायोड के लिए जेनर वोल्टा का मान क्या होता है, नियत होता है, और उस जेनर वोल्टा पर अगर आप डायोड पर आरोपित वोल्टा का मान और ज्यादा बढ़ाओगे तो भी डायोड पर वोल्टा का मान क्या रहेगा, VZD बना रहेगा। उस डायोड से बहने वाली जो धारा है, ठीक है, उसका मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो वह करंट क्या कहलाती है, IZ। तो किसी भी समय डायोड पर अगर जेनर वोल्टा VZ है और डायोड से बहने वाली करंट IZ है तो डायोड पर विद्युत शक्ति सेट P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VZ IZ।
ठीक, चलिए अब देखिए जैसे जैसे हम और ज़्यादा आरोपित वोल्टता को बढ़ाएंगे तो डायोड पर जनरल वोल्टता का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो क्या बढ़ेगी, डायोड में जेनर डायोड से बहने वाली जो धारा है आई जेड, उसका मान बढ़ेगा। तो जब शक्ति बढ़ेगी तो सीधी सी बात है डायोड के अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की जो गति कर रहे हैं उनकी टक्करें बढ़ेगी, जिसके कारण डायोड पर ऊर्जा की उष्मा के रूप में हानि भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर और ज़्यादा करंट का मान बढ़ता है तो डायोड पर शक्ति का मान क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे डायोड के गर्म होकर जलने का डर रहेगा। तो इसलिए एक अगर अधिकतम मान की धारा को हम फिक्स कर दें तो उस डायोड के प्रचालन के लिए एक अधिकतम शक्ति का मान भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। यानी उससे ज़्यादा अगर आप करंट फ्लो करोगे तो डायोड उसमें रूप से क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, यूजेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम एक डायोड के लिए, किसी डायोड के लिए उसके ऊपर उसकी जेनर वोल्टता, जेनर डायोड के ऊपर उसकी जेनर वोल्टता और उसकी अधिकतम प्रचालन शक्ति का मान उससे क्या होता है, लिखा आता है, जिससे हम उसमें से फ्लो होने वाली मैक्सिमम करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि उस डायोड पर आरोपित वोल्टता से करंट का मान इतना न हो जाए कि वह जलकर नष्ट हो जाए। तो ये मोस्टली आपका जो जेनर डायोड का जो प्रैक्टिकल है उसको करते वक्त आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जेनर वोल्टता में ठीक है, हमने वोल्टता जितनी लगाई डायोड अपना वोल्टेज उतना रखेगा, लेकिन डायोड में करंट का मान जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप इतना वोल्टेज न लगा दो कि डायोड क्या हो जाए, जल के नष्ट हो जाए। ठीक है, ये जो ग्राफ में जो ये टर्न मिलना है अचानक, इसे हम इस ग्राफ का नी, ठीक है, यानी घुटने की तरह जो ये मोड़ है, इसलिए इसको नी वोल्टेज भी हम कहते हैं, या नी पॉइंट भी इसको हम कहते हैं। अब हम जेनर डायोड को परिपथ में कैसे कनेक्ट किया जाता है वो देखते हैं, और कैसे वह जेनर वोल्टता को नियत बनाए रखता है, उन स्थितियों पर विचार करते हैं। देखिए कि यहाँ से हम किसी निर्विष्ट वोल्टता को, निर्विष्ट का मतलब हो गया इनपुट VI या V1 भी कह सकते हैं, इसको हम आरोपित करते हैं। और देखिए यह जो वोल्टता आरोपित होती है सीधा किस पे होती है, लोड पे आरोपित होती है। लोड का अभिप्राय हम उस वोल्टता स्रोत को किस काम में ले रहे हैं। जैसे आप किसी बल्ब के लिए काम में ले रहे हो, एलईडी लाइट के लिए, तो वो एलईडी लाइट है वो यहाँ पे एक लोड का काम करेगी। अगर आप कोई विद्युत उपकरण काम में ले रहे हो उस वोल्टा से, तो वो विद्युत उपकरण का जो प्रतिरोध है एक क्या करेगा, लोड का काम करेगा। ठीक है, तो हम जब जेनर डायोड को इससे चाहते हैं कि यहाँ पर आने वाली निर्विष्ट वोल्टता के मान में मान लीजिए परिवर्तन हो रहा है, और लोड के मान में मान लीजिए परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि लोड अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा ही उपकरण है जो धारा के उसमें सिद्धांत पे काम करता है, तो जैसे उसमें सिद्धांत पे काम करने वाली युक्ति जो होगी उसका क्या होगा, प्रतिरोध आपके बढ़ने पर क्या होगा, प्रतिरोध का मान परिवर्तित होगा। तो इस तरह से मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि लोड का मान अगर परिवर्तित हो, तो सीधी सी बात है कि इन दोनों में से एक भी क्वांटिटी का मान अगर परिवर्तित होगा तो क्या होगा, लोड में से बहने वाली धारा या लोड के सिरों पर जो वोल्टा होगी उसका मान क्या होगा, परिवर्तित होगा। उस वोल्टा को नियत बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, जेनर डायोड को काम में लेते हैं। तो जेनर डायोड को हम कैसे काम में लेंगे, देखिएगा सबसे पहले जेनर डायोड के साथ एक प्रतिरोध जोड़ा जाता है सीरीज में, जिसको RS या शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जेनर डायोड इस लोड रेजिस्टेंस के समांतर क्रम में जुड़ेगा और पक्ष बायसीकरण की स्थिति में जुड़ेगा। तो ये पक्ष बायसीकरण हो गया, निर्विष्ट वोल्टता का ये उच्च और ये निम्न। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस टर्मिनल। तो ये जेनर डायोड हो गया। जेनर डायोड पर किसी समय वोल्टता का मान क्या है, VZ है। देखिए इधर RS से बहने वाली धारा का मान क्या है, IS है। लोड से जाने वाली धारा का मान क्या है, IL है। और जेनर डायोड में से जाने वाली धारा का मान क्या है, IZ है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर तीन धाराएं और
तीन प्रकार की वोल्टताएं बताते हैं। लोड पर जो वोल्टा है उसको VL कह दीजिए, या इसे हम V आउटपुट भी कह सकते हैं, जो लोड के सिरों पर हम ज्ञात करेंगे। तो जेनर डायोड का जो परिपथ है वह इस प्रकार ये है, लोड के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और एक शंट प्रतिरोध इससे लगाया जाता है। शंट प्रतिरोध जो होता है उसका चयन हम जेनर वोल्टा और जेनर डायोड की जो शक्ति है उनसे निर्धारित कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए सामान्य हम नियम लगाए किरचॉफ का धाराओं का नियम। तो किरचॉफ का धाराओं का नियम ये कहता है कि IS इज इक्वल टू है IL और प्लस IZ। ठीक है, ये तो सामान्य नियम हो गया कि ये S में से प्रतिरोध RS में से जाने वाली धारा है, ये दो भागों में बंट रही है, तो ये जेनर धारा और लोड धारा के इक्वल होगी। नेक्स्ट दूसरा देखिए, आउटपुट जो वोल्टेज होगा यह किसके बराबर होगा? तो आउटपुट वोल्टेज है वह किसके बराबर होगा? जेनर वोल्टेज के बराबर होगा। और जेनर वोल्टेज जो है उसका मान किसके बराबर है? देखिए यहाँ निर्विष्ट वोल्टा अपनी क्या है? VI। तो VI वोल्टा में से RS प्रतिरोध पर कितना वोल्टेज का अंश काम में आ गया? IS RS। तो VI माइनस IS RS। ठीक है, तो इस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसका मान ज्ञात कर सकते हैं आउटपुट वोल्टेज का। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम IS का मान यहाँ से इसमें पुट करें तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट माइनस IL प्लस IZ इंटू क्या हो जाएगा? RS। जेनर डायोड की वर्किंग हम यहाँ समझते हैं। इनपुट वोल्टेज हमारा VI है, लोड रेजिस्टेंस हमारा क्या है? RL। तो जैसे ही देखिए सबसे पहले जेनर डायोड की प्रचालन की बात करें तो VZ वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है हमारा वह क्या होना चाहिए? जेनर के लिए जो भंजन वोल्टा है या जेनर डायोड की जो प्रचालन वोल्टा है VZ, उससे इसका मान क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, अन्यथा डायोड क्या होगा? वर्किंग कंडीशन में ही नहीं आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आने वाली वोल्टा निर्विष्ट वोल्टा के मान में कुछ परिवर्तन होता है, इट मीन VI क्या हो? परिवर्ती हो। स्टेप बाय स्टेप हम दोनों स्थितियों को समझ लेंगे। VI क्या हो? परिवर्ती हो। देखिए अगर VI का मान बढ़ता है तो हम जानते हैं कि जेनर डायोड पर जो जेनर वोल्टा है उसका मान क्या रहेगा? नियत बना रहेगा। तो जेनर वोल्टा का मान अगर नियत बना रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा कि बहने वाली धारा IZ का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो IZ का मान बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ से आने वाली धारा का अधिक मान इसमें से प्रवाहित होगा, इसमें से बहने वाली धारा IL का मान क्या रहेगा? नियत बना रहेगा। इट मीन IS बढ़ती है तो IZ का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, और IL का मान क्या रहेगा? वही बना रहेगा। तो आउटपुट वोल्टेज जो अपनी है जिसका एक सामान्य सूत्र हम यहाँ से लिख सकते हैं IL इंटू RL। तो देखिए IL का मान नियत बना रहेगा तो RL का मान, हम पहली कंडीशन ये लेते हैं कि लोड भी परिवर्तित नहीं हो रहा, तो IL RL का गुणनफल क्या रहेगा? नियत। तो V आउटपुट क्या रहेगा? नियत। ये इस रूप से समझ लीजिए। दूसरे रूप से ये देखिए कि जब जेनर वोल्टा का मान नहीं बदलेगा तो उसके समांतर क्रम में जुड़े डिवाइस पर भी वोल्टा का मान क्या होगा? परिवर्तित नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर VI का मान जितना जेनर वोल्टा का मान VZ है उससे ज़्यादा होगा, तो यह इसका मान नहीं बदलेगा। ठीक है, अब देखिए अगर VI का मान कम होता है, यानी बात, अगर VI का मान कम होता है तो क्या फर्क पड़ेगा? IZ का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो IZ का मान कम हो जाएगा तो IS का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, और IL का मान इस स्थिति में भी क्या रहेगा? वही रहेगा। बात वही है कि जेनर वोल्टा नियत रहेगी तो इसके समांतर क्रम में जुड़े लोड पर भी वोल्टा क्या रहेगी? नियत रहेगी। धाराओं के रूप में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब निविष्ट वोल्टा का मान कम होगा तो IS का मान कम होगा, और जब IS का मान कम होगा तो किसका मान कम होगा? IZ का। IL का मान क्या रहेगा?
वही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, निविष्ट वोल्टा का मान जनरल वोल्टा से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इस स्थिति में तो यहाँ पर दोनों स्थितियों में क्या रहेगा कि V आउटपुट का मान क्या रहेगा, नियत बना रहेगा। अब दूसरी स्थिति हम समझते हैं कि मान लीजिए लोड प्रतिरोध का मान क्या हो, परिवर्ती हो। ठीक है, तो लोड प्रतिरोध का मान अगर परिवर्तित होगा तो किस प्रकार यह उसको बैलेंस करेगा। देखिए कि अगर लोड प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर लोड प्रतिरोध का मान पहली स्थिति में हम देखते हैं कि बढ़ता है, तो लोड प्रतिरोध से आने वाली धारा IL का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इस प्रकार इनका जो मल्टीपल है IL RL वह क्या रहेगा, नियत बना रहेगा। कारण उसका क्या है, देखिए ये क्यों कम हुआ, इसको कम होना पड़ेगा क्योंकि लोड प्रतिरोध किसके साथ जुड़ा हुआ है, जेनर डायोड के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। इसलिए जेनर डायोड पर वोल्टा नियत रहेगी तो लोड पर भी वोल्टा क्या रहेगी, नियत। इट्स मीन जेनर वोल्टा VZ नियत है तो लोड पर जो वोल्टा है V आउटपुट उसको भी क्या, इसके क्या रहना पड़ेगा, सामान्य रहना पड़ेगा। तो इसलिए जब RL के मान में कमी होगी या तो RL से बहने वाली धारा IL के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इन दोनों का जो मल्टीपल है वह क्या रहेगा, नियत V आउटपुट रहेगा। तो इस प्रकार जेनर डायोड जो होता है वह अपने समांतर क्रम में जुड़ी डिवाइस पर क्या करेगा, वोल्टा का मान नियत बनाए रखेगा। ये जेनर डायोड है, ये जेनर डायोड की वर्किंग है। और जेनर डायोड के जो बेनिफिट है, ये सबसे बढ़िया बेनिफिट यही है कि 2 वोल्ट से लेकर 200 वोल्ट तक के जेनर वोल्टा के डायोड बनाए जा सकते हैं। अर्थात हम 2 से लेकर 200 वोल्ट तक की वोल्टा है उसको क्या कर सकते हैं, एक जेनर डायोड हम उसका पर्टिकुलर बना के उसको काम में ले सकते हैं। हर दिष्टकारी परिपथ, दिष्टकारी परिपथ का मतलब होगा जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में चेंज करता है। हर दिष्टकारी परिपथ के जो सबसे आखिर में जो डिवाइस जुड़ती है लोड से पहले वह जेनर डायोड ही होता है, उसके समांतर क्रम में जो वोल्टा को क्या रखता है, नियत बनाए रखता है। ठीक है, तो जेनर डायोड का यह बेनिफिट है। तो जेनर डायोड की अगर हम बात करें कमी की, तो जेनर डायोड की मुख्य कमी यही है कि विद्युत ऊर्जा का अधिकांश भाग RS और यानी इस शंट प्रतिरोध और जेनर डायोड पर क्या होता है, ऊर्जा के रूप में खर्च हो जाता है। हमें इसका बेनिफिट ये मिल रहा है कि वोल्टा स्टेबल मिल रही है, लेकिन इसका नुकसान या हानि ये है कि हमारी विद्युत ऊर्जा का खूब अधिक भाग इन पे खर्च हो रहा है।